Hello everyone, am I audible to all of you? Yes, sir. Okay. So my name is भानु गुलेरिया। मेरा जो टॉपिक रहेगा वो आपको जीएस का जितना भी आपका पोर्शन रहेगा आपके एग्ज़ाम में वो हम कराएंगे। ये जो पहली वीडियो है वो इंट्रोडक्टरी वीडियो रहेगी कि हमारी किस तरह से अप्रोच रहेगी, क्या क्या हमने किन किन एरिया में फोकस करना है और क्या क्या हम सब्जेक्ट्स इसमें कवर करने जा रहे हैं। तो जीएस में जैसे मेनली हम देखते हैं जीएस में अगर हम क्या क्या कवर करने जा रहे हैं तो अगर हम सबसे पहले जो कवर करेंगे वो करेंगे इंडियन पॉलिटी। आपने देखा होगा प्रीवियस अगर आपने क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करे होंगे कि पॉलिटी एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चन या 10 से 15 से क्वेश्चन रहते हैं। अगर आप इसको फैक्चुअल प्लस थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल बेस पे कवर करेंगे तो जितने भी आपके एग्ज़ाम रहेंगे, चाहे वो डिफेंस के हैं या कोई भी और एग्ज़ाम रहेंगे या आपकी जो कॉमन नॉलेज है वो पॉलिटी एक आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव प्रोवाइड कर सकता है और करेगा। और दूसरा जो सब्जेक्ट हम करेंगे वो है आपके ज्योग्राफी। ओके, तीसरा हमने कवर करना है आपका हिस्ट्री। अब इनको कवर करने से पहले हमने ये देखना है कि ज्योग्राफी में, पॉलिटी में या हिस्ट्री में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट रहती है या किन किन एरिया में हमने इसमें अपना जो मैक्सिमम टाइम है वो डिवोट करना है। तो ज्योग्राफी से बात करूँ मैं, अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी, आपकी फिजिकल जियोग्राफी, आपकी वर्ल्ड जियोग्राफी, और एक और पार्ट है आपका ह्यूमन जियोग्राफी। जब जियोग्राफी का हम सिलेबस कवर करेंगे तो जो वास्ट सबसे बड़ा जो पार्ट है वो आपका रहेगा फिजिकल जियोग्राफी का। उससे सेकेंडरी जो चीज़ रहेगी वो रहेगी आपकी इंडियन जियोग्राफी, फिर आपका ह्यूमन जियोग्राफी, और सबसे तो जो जल्दी कवर होने वाला पार्ट है वो है आपका वर्ल्ड जियोग्राफी। लेकिन अगर हम एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से देखें कि कौन कौन सी चीज़ें हमें मैक्सिमम मार्क्स ला सकती है, तो मेरा मानना है अगर आपने लास्ट पेपर एनालिसिस करे होंगे तो वर्ल्ड जियोग्राफी है जो हमें कम समय में ज़्यादा मार्क्स ला सकती है। तो वर्ल्ड जियोग्राफी यहाँ से भी हम थोड़ा सा इसमें देखेंगे, लेकिन इसमें जो मैक्सिमम रोल रहेगा वो आपका रहेगा। इसमें आप क्या कर सकते हैं कि एक जो ऑक्सफोर्ड की मैप बुक है वो आज से आप डेली 15 मिनट्स उसको देख सकते हैं। आपने कोई कंटिनेंट पकड़ ली, उसमें आपने जितने भी कंट्रीज़ हैं, जितने भी माउंटेन्स हैं वो आपने देख लिए। यहाँ भी हम कवर करेंगे, लेकिन अगर आप 100% सिलेक्शन चाहते हैं तो थोड़ा सा एफर्ट्स आपको भी अपने ओर से पुट करने पड़ेंगे। तो वर्ल्ड जियोग्राफी का हमने देख लिया कि ऑक्सफोर्ड मैप आप हमारी जो क्लासेस हैं उसके साथ साथ आप चला सकते हैं। फिर इसके बाद जो फिजिकल जियोग्राफी है, इंडियन जियोग्राफी है, ह्यूमन जियोग्राफी है, वो हम फैक्चुअल बेस पे कवर करेंगे। उसमें हम कुछ कॉन्सेप्ट भी देखेंगे या हम इसमें कुछ ऐसे एरिया देखेंगे जिसमें से बार बार क्वेश्चन बनता है। जैसे फिजिकल जियोग्राफी की अगर बात करूं तो जो रॉक्स हैं, क्या क्या उनकी फॉर्म्स हैं, उससे लगभग हमें हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। अगर इंडियन ज्योग्राफी की बात करें तो इंडियन ज्योग्राफी में मॉनसून है या आपका क्लाइमेटिक सिस्टम है, उनसे हर एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन को देखने को मिलता है। अगर ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करें तो सेटलमेंट जैसे हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, सेटलमेंट है,
इंडस्ट्रीज़ हैं, ये ऐसे टॉपिक हैं जो बार बार हर एग्ज़ाम में रिपीट हुए हैं। अब जैसे हम ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको एक स्पेसिफिक लिस्ट शेयर कर दूंगा कि आपने पूरी ज्योग्राफी से कौन कौन से एरिया पे मैक्सिमम आपने फोकस करना है या आपको करने की ज़रूरत है। इसमें हम क्या तरीका रहेगा हमारा कि पहले हम उसको पूरे टॉपिक को कवर करेंगे, फिर उसको रिवाइज करेंगे और फिर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन शेयर करूंगा जो आपने अटेम्प्ट करने हैं। तो ये रहेगा हमारा ज्योग्राफी का। फिर अगर बात करें हिस्ट्री की, ओके, तो हिस्ट्री का हमने देखा एंशिएंट हिस्ट्री। हेलो, एंशिएंट हिस्ट्री क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं आप कुछ? चिंदानंद कंबल कैम्बल, आपका माइक ऑन है, आप क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं कुछ? नहीं सर। अच्छा, तो म्यूट कर दीजिएगा। एंशिएंट, मेडिएवल और आपकी मॉडर्न, 3 पार्ट्स रहेंगे। इसमें से एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिएवल हिस्ट्री हमने आर्ट एंड कल्चर पर्सपेक्टिव से कवर करना है। अब आर्ट एंड कल्चर पर्सपेक्टिव से क्यों कवर करना है? क्योंकि हमारा जो एग्ज़ाम है वो मैक्सिमम अब आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट और मेडिएवल से आर्ट एंड कल्चर की फॉर्म में क्वेश्चन बनते हैं। क्योंकि जो हमारी और है जैसे बैटल्स हैं, कौन कौन सी बैटल्स हुई, कौन कौन सी प्लेसेस हैं या डेट्स हैं, उसकी जो रेलेवेंस है वो एंशिएंट और मेडिएवल में हिस्ट्री में नहीं है। अगर आपकी अप्रोच ये है कि एंशिएंट की हर एक बैटल आप याद करने लगेंगे या जितने भी प्लेसेस हैं, डेट्स हैं या किंग के नेम हैं वो याद करने चाहेंगे, आप सोचेंगे कि हाँ हम ये चीज़ें पूरी फैक्ट्स याद कर लें फिर एग्ज़ाम में बैठेंगे, तो वो फिजिबल नहीं है, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो हमने एंशिएंट और मेडिएवल को किस पर्सपेक्टिव से कवर करना है? आर्ट एंड कल्चर पर्सपेक्टिव से। अब आर्ट एंड कल्चर पर्सपेक्टिव से कौन कौन से हमारे हम कवर करेंगे? जैसे मुगल्स हैं, मेडिएवल में मुगल्स हैं, उनकी आर्ट एंड कल्चर में क्या कंट्रीब्यूशन रही है, किस तरह से जो आज हमारी आर्ट एंड कल्चर की फॉर्म्स हैं, जैसे हमारी बिल्डिंग्स देखने को मिलती है या हमारी पेंटिंग्स देखने को मिलती है, उनका मुगल्स का क्या इन्फ्लुएंस है। ओके, मुगल्स का आज की जो कॉन्टेम्प्रेरी पेंटिंग्स हैं, कॉन्टेम्प्रेरी आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर्स हैं, उनका क्या प्रभाव रहा है मुगल्स का, वो या उनका ओरिजिन मुगल से हुआ है, किन किन चीज़ों का ओरिजिन मुगल से हुआ है, तो वो हम देखेंगे। साथ में दिल्ली, जो दिल्ली सल्तनत है, ठीक है, उसमें से जब हमारे तुर्क आए या कोई और बाहरी ताकतें आई, उन्होंने दिल्ली सल्तनत में राज करा, तो उनका क्या इन्फ्लुएंस रहा हमारी इंडियन सोसाइटी पे, इंडियन कल्चर्स पे, क्या क्या फॉर्म्स निकल के उभर के आई हैं। और इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये एंशिएंट हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करने की कोशिश करेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशंस किस तरह की सिविलाइजेशन थी, क्या क्या इसकी खास बात थी या कौन कौन सी इसमें साइट्स थी। ओके, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन देखेंगे इसमें। और एंशिएंट हिस्ट्री में एक क्वेश्चन बनता है डायनेस्टीज़ का। जो डायनेस्टीज़ हैं, किस डायनेस्टी के बाद कौन सी डायनेस्टीज आई, इससे भी हम थोड़ा सा इसको सीक्वेंस में देखेंगे कि किस तरह से ये चीज़ें रही हैं। और अगर बात करूं मैं साउथ इंडिया की कुछ इम्पॉर्टेंट डायनेस्टीज़ नहीं हैं या किंगडम रहे हैं जिनका आर्ट एंड कल्चर में भी एक अलग रोल है, आज भी जिनका जिक्र होता है, तो ये हम इसमें एंशिएंट हिस्ट्री या मेडिएवल हिस्ट्री में कवर करेंगे। ये नोट्स की फॉर्म में कवर करेंगे, एक क्रक्स तरह से मैं आपको कराऊंगा कि जो
आपके एग्ज़ाम में मैक्सिमम चीज़ें देखने को आपको मिलती है, तो वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अब मॉडर्न की बात करें, लास्ट में जो हम जो हिस्ट्री में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है आपका मॉडर्न हिस्ट्री। मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और ये सबसे कॉस्ट इफेक्टिव जीएस में, हिस्ट्री में अगर कॉस्ट इफेक्टिवनेस देखी जाए तो आपकी मॉडर्न हिस्ट्री एक कॉस्ट इफेक्टिव आपकी मानी जाती है। इसमें भी हम 1857 ऑनवर्ड्स, 1857 ऑनवर्ड्स किस तरह से हमारा नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल रहा है, क्या किन किन चीज़ों ने या किन किन लेजिस्लेशंस ने हमारी फ्रीडम स्ट्रगल में हेल्प करी, या क्या क्या इम्पैक्ट रहा, कौन कौन से फ्रीडम स्ट्रगलर रहे हैं या कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रही हैं 1857 ऑनवर्ड्स। और साथ में मेनली 1885 और 1915, ये आपने डेट याद रखनी है। हिस्ट्री का एक, अगर हम किस तरह से पढ़ेंगे तो एक टाइमलाइन बनाएंगे, हम टाइमलाइन की फॉर्म में हम इसको देखेंगे। कुछ डेट्स हम याद रखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि 1857, अगर हमने हिस्ट्री को पढ़ना है तो हम 1857 की कुछ इवेंट्स, पहले की इवेंट्स याद रखेंगे, कुछ बाद वाली इवेंट्स याद रखेंगे। जैसे बहुत सारे एस्पिरेंट्स के क्वेश्चन रहते हैं कि सर जो हिस्ट्री है वो हमें याद रखने में, उसके टाइमलाइन याद रखने में बहुत दिक्कत आती है। तो हमारी जो अप्रोच रहेगी वो रहेगी कि कुछ हम पॉइंट्स हम पहले से कंसिडर कर लेंगे कि जैसे 1857 है, अगर हमने कोई मूवमेंट या कोई ऑर्गेनाइजेशन याद रखनी है तो हमने उस ऑर्गेनाइजेशन की बारे में ये याद रखना है कि 1857 से पहले हुई है या 1857 के बाद हुई है। फिर हमने 1885 के आसपास चीज़ें देखनी है कि कोई इवेंट है वो 1885 के पहले हुई है या 1885 के बाद हुई है। इससे जो आपके क्वेश्चन ठीक होने की जो संभावना है वो बहुत बढ़ जाती है। और फिर हमने 1915 जो गांधीयन ईरा इसके बाद चला, तो उसके बाद हम देखेंगे कि 1915 के बाद में कौन ऑर्गेनाइजेशन बनी या 1915 से पहले कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनी। ये हम मॉडर्न हिस्ट्री का हमारा जो फ्रेमवर्क है वो रहेगा। इसमें 1947 तक हम इसको पूरी कवर करेंगे। वैसे जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो 1980 तक मानी जाती है कि इसका जो आफ्टर इंडिपेंडेंस भी आता है इसमें। अगर हमारे पास थोड़े से फैक्चुअल इसके बारे में 15 या 20 मिनट की वीडियो हम इसमें डिस्कस कर लेंगे कि 1947 टू 1980 क्या क्या इम्पॉर्टेंट जो पॉलिटिकल इवेंट्स हुए या क्या क्या पॉलिटिकल पार्टीज़ उभर के आई। तो ये भी एक बहुत बारी क्वेश्चन बनता है, लेकिन इसके लिए हम 20 मिनट की या थोड़ी सी 3-4 अब स्लाइड्स की इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करेंगे। अब मॉडर्न हिस्ट्री हमारी कवर होगी, ज्योग्राफी की बात होगी। अब हम बात करते हैं पॉलिटी की। पॉलिटी, ओके। तो पॉलिटी की अगर बात करें तो पॉलिटी में हम क्या देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन सी फंडामेंटल राइट्स हैं, कौन कौन सी फंडामेंटल हमारी ड्यूटीज़ हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी क्या है, पार्लियामेंट किस तरह से वर्क करता है, ओके। क्या क्या पार्लियामेंट्री टर्म्स हैं, कौन कौन से डिफरेंट सेशन हैं, किस तरह से बिल को पास किया जाता है, कौन कौन सी डिफरेंट कमेटीज़ हैं, और इम्पोर्टेंट टर्म्स के बारे में। पार्लियामेंट की जो भी लॉ बनता है वो किस तरह से लॉ बनता है, किस तरह से पहले बिल फॉर्म होता है और किस तरह से वो एक्ट की फॉर्म लेता है।
ओके, पार्लियामेंट पढ़ लिया हमने, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल राइट्स, और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी क्या जर्नी रही है, उसकी क्या जर्नी रही है, सेंट्रल और स्टेट रिलेशन क्या है, किस तरह से सेंटर और स्टेट रिलेशन, जिस तरह से सेंटर में हमारी मोदी गवर्नमेंट है और अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग गवर्नमेंट है, उन दोनों के बीच में क्या टसल रहती है, क्या एरिया ऑफ कोऑपरेशन है, क्या एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है, इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स, इन सब के बारे में हम क्या करेंगे, इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स, कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जा रहे हैं, चाहे वो आपके फंडामेंटल राइट से संबंध रखते हों, फंडामेंटल ड्यूटी से संबंध रखते हों, या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से संबंध रखते हैं, या सेंटर स्टेट रिलेशन से, या आपके पार्लियामेंट से संबंध रखते हैं। फिर अगर डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ हम बात करेंगे तो उसमें हम बात करेंगे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन क्या है, आप बता सकते हैं कि क्या पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, एनीवन? पार्लियामेंट, अच्छा आपसे ये भी मैं पूछना चाहूँगा कि पार्लियामेंट किन किन चीज़ों से मिलके बना हुआ है, पार्लियामेंट क्या है, कौन कौन सी जो लोग हैं या कौन कौन सी जो ऑर्गेनाइजेशन है या सभा है वो इसमें इंक्लूड है, सिंपल से क्वेश्चन है। लोकसभा प्लस राज्यसभा, थर्ड स्पेस पे क्या आएगा, लोकसभा, राज्यसभा, और थर्ड किसको मिलके पार्लियामेंट बनता है, आपके लिए क्वेश्चन है, एनीवन? तो इसका आंसर है प्रेसिडेंट। अगर आपको पॉलिटी का आइडिया नहीं है तो हम बेसिक से शुरू करेंगे, लेकिन अगर मुझे आपको मालूम होगा कि आपका लेवल क्या है, अगर आप मिड लेवल पे हैं या हाई लेवल पे हैं, तो उस तरह से चीज़ों को कवर करने में मेरे लिए आसानी होगी। अगर अगर आपने आइडिया नहीं है तो हम जीरो से भी इसमें स्टार्ट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी में मैं फिर से बता देता हूँ, हमने पढ़ना है कि एक सिटीज़न के बाद सिटीजनशिप की बात करें कि अगर हमें सिटीजन्स, इंडिया के सिटीजन्स हैं या किसी कंट्री के सिटीजन्स हैं, तो कुछ हमारे पास स्पेशल राइट्स हैं और कुछ स्पेशल ड्यूटीज़ हैं हमारी। ओके, तो सिटीजन किस कंट्री का किस तरह से बना जा सकता है, जैसे इंडिया के सिटीजन्स लेने के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं या कौन कौन सी हमारी फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ उसमें आती हैं। सिटीजनशिप की बात कर ली, फिर हम देखेंगे कि इंडियन सिटीजन्स के पास कौन कौन से फंडामेंटल राइट हैं। अगर उन राइट्स को इन्फ्रिंज किया जाता है या उन राइट्स को हमसे छीना जाता है, तो हमारे पास क्या क्या प्रोसीजर हैं उनको एंश्योर करने के लिए, या सुप्रीम कोर्ट में उनको चैलेंज करने के लिए, या हाई कोर्ट में उनको चैलेंज करने के लिए। तो फंडामेंटल राइट ये चीज़ है। फंडामेंटल ड्यूटी है, हम हमेशा डिमांड करते हैं कि गवर्नमेंट से हमें ये मिले, गवर्नमेंट के द्वारा ये किया जाए, गवर्नमेंट हमारे लिए जॉब दे, गवर्नमेंट हमारे लिए अच्छी फैसिलिटीज़ करे, लेकिन हमारे देश के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये किस में इंक्लूड है, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। हर सिटीजन्स एक अच्छा नागरिक किस तरह से बन सकता है, फंडामेंटल ड्यूटी को अच्छे से फॉलो करके। कहा जाता है कि जैसे आप डिफेंस में सर्विस देना चाहते हैं तो ये कहते हैं कि देश के लिए एक पैट्रियोटिज्म या देशभक्ति है, वो डिफेंस
डिफेंस में इसमें बहुत बड़ा रोल रहता है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर डिफेंस के अलावा और हम किस तरह से अपने देश के प्रति वफादारी या पैट्रियटिज्म शो कर सकते हैं, तो वो अगर आंसर रहेगा उसका, तो फंडामेंटल, एक आम आदमी है वो फंडामेंटल ड्यूटी को अगर अपनी पूरी तरह से निभाता है तो भी हम कह सकते हैं कि वो देश के लिए एक वफादारी निभा रहा है या शो कर रहा है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ में हम देखेंगे कि क्या क्या हमारी ड्यूटीज़ हैं। फंडामेंटल राइट्स में हमने देखा कि क्या हमारे राइट्स हैं जो कोई भी, चाहे गवर्नमेंट हो या कोई भी पावरफुल पर्सन हो, वो हमसे छीन नहीं सकता। फिर हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करेंगे। अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में जब हमारा संविधान बनाया गया तो कुछ मैंने बताया आपको कि फंडामेंटल राइट्स दिए गए और फंडामेंटल ड्यूटीज़ दी गई, लेकिन कुछ चीज़ें थी जो हमारे रिसोर्सेज के अभाव में, जैसे हम जानते हैं कि जब अंग्रेज़ों ने 200 साल राज करा तो हमारे पास, इंडिया के पास रिसोर्सेज की कमी रह गई। बहुत सारे रिसोर्सेज थे जो बहुत कम थे। इंडिया एक गरीब कंट्री के रूप में था 1947 में, ठीक है। तो उन रिसोर्सेज की कमी में हम जो सिटीजन्स हैं उनको पूरे हक नहीं दे सकते थे, उनको फंडामेंटल राइट्स या उनके लिए पूरी चीज़ें नहीं कर सकते थे। तब जो फंडामेंटल राइट्स एक लिमिटेड रखे गए, कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए गए और फ्यूचर में कहा गया कि जो भी लेजिस्लेशन करेगा या जो भी कानून बनाएगा, कानून कौन बनाएगा? जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में हमने बात करी कि पार्लियामेंट में कौन से हैं? लोकसभा और राज्यसभा। इसको भी सेपरेट बात करेंगे कि लोकसभा में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है, राज्यसभा में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है। तो जो भी कानून बनाएगा उसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए लॉ को बनाना है, ताकि इससे वेलफेयर ऑफ कॉमन पीपल हो, ठीक है, लोगों का कल्याण हो, लोक कल्याण हो। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एक तरह से डायरेक्टिव्स या इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन आप कह सकते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या है आपका? इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, डायरेक्टिव घबराइएगा मत, एक ओवरव्यू है, इसको हम जब थॉरोली करेंगे तो चीज़ें आपको अंडरस्टैंड होगी। अभी आपको इंट्रोडक्टरी सेशन दिया जा रहा है कि क्या क्या जीएस में है। बहुत सारे लोगों को मालूम होगा, बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऑलरेडी जानते होंगे, लेकिन कुछ एस्पिरेंट्स नहीं जानते हैं, तो उनके लिए ये सेशन रहेगा। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, हमारे संविधान का पार्ट है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, और उसको क्या कहते हैं? इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन। अब इसमें क्या है कि जो लेजिस्लेशन होगा, जो कानून बनेगा, कहाँ पे बनेगा? पार्लियामेंट में बनेगा या स्टेट असेंबली में भी बन सकता है, जो हमारी स्टेट की विधानसभा है। उसमें जो लेजिस्लेशन बनेगा उसमें इंस्ट्रक्शन का काम करेगी, उसमें एक ब्लूप्रिंट का काम करेगी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसमें अगर बात करें तो आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51 आर्टिकल की भी बात करेंगे। हर आर्टिकल में अलग अलग मुद्दे की बात करी गई है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल का आर्टिकल अब आप याद रख सकते हैं कि 36 टू आर्टिकल 51, ठीक है। अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, जैसे राइट टू वर्क है, राइट टू वर्क है, वो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल में बात करी गई है। और जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन है। अगर कोई सिटीजन्स यानी हम लोग किसी
वर्क प्लेस में काम कर रहे हैं तो उस वर्क प्लेस में प्रॉपर सुख सुविधाएं होना, ठीक है, वो हमारा अधिकार है, ठीक है। लेकिन वो किस में है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में। फंडामेंटल राइट नहीं है लेकिन राइट है हमारा, ठीक है। वो किस में बात करी गई है? वो बात करी गई है आपकी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में। अगर आर्टिकल की बात करूं तो आर्टिकल 42 और इसी के तहत अभी तो हम इसको पूरे डिस्कस करेंगे, मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन फिर से हम जब इसको टॉपिक करेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी तो थॉरोली करेंगे, हर एक आर्टिकल को करेंगे, हर एक अधिकार को समझेंगे, कौन सा हमारा लीगल राइट है, कौन सा हमारा फंडामेंटल राइट है, कौन सा हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, ठीक है, और उनके बीच में क्या डिफरेंस है। ओके, तो जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन आर्टिकल 42 और क्या बात करता है आर्टिकल 42? आर्टिकल 42 के तहत ही एक एक्ट बनाया गया, पार्लियामेंट में लेजिस्लेशन बनाई गई जिसका नाम है मैटरनिटी बेनिफिट। मैटरनिटी बेनिफिट क्या है? ठीक है, जिस तरह से मैटरनिटी लीव दी जाती है, अगर कोई वर्किंग वुमेन है वो प्रेग्नेंट होते हैं तो उनको लीव दी जाएगी 24 वीक्स की जो लीव है। ओके, वो जो कानून है वो कहाँ से या किस चीज़ को ध्यान में रख के होगा ना, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को। और जो एक्ट बन के आया, कानून बन के आया, वो क्या था आपका? मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। जिस तरह से कंपल्सरी एजुकेशन कर दी गई, ठीक है, कि जो 6 to 14 एज के स्टूडेंट्स है या चिल्ड्रन हैं उनको कंपल्सरी एजुकेशन, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना कंपल्सरी है, तो वो भी किस में बात करी गई थी, ठीक है। वो हमारा क्या है? फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट, ठीक है, ये फंडामेंटल राइट है, लेकिन एज 1 to 6 के चिल्ड्रन को एजुकेशन प्रोवाइड करने की बात करेंगे, वो किस में है? वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल में है। ये सारी चीज़ें हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल में कवर करेंगे। अभी आप ओवरव्यू ले लीजिए कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल में क्या है। डायरेक्टिव्स हैं जो हमें बताते हैं कि लॉ किस मुद्दों पे, किन मुद्दों पे और किन किन चीज़ों पे बनाया जाए ताकि सोसाइटी एक वेलफेयर नेशन के रूप में उभर के आए। अब हमने पॉलिटी में पार्लियामेंट की बात करनी है कि बिल किस तरह से बनता है। जो हमारे आसपास कानून हैं या बिल हैं तो वो किस तरह से एक्ट के रूप में बनते हैं। मैं आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। हमें पता है कि लोकसभा है, लोकसभा लोअर हाउस, और राज्यसभा है हमारा अपर हाउस, और तीसरा जो पिलर होता है वो है आपका प्रेसिडेंट। ओके, लोअर हाउस में हम जैसे जानते हैं कि हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्शन होते हैं। ओके, और इसमें इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है आपके राज्यसभा के मेंबर्स को। लोग इलेक्ट हो गए। अब लॉ किस तरह से बनेगा या एक्ट किस तरह से बनेगा? यहाँ पे मान लीजिए रिजर्वेशन का मुद्दा है, ठीक है, EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में रिजर्वेशन प्रोवाइड करनी है। कितनी प्रोवाइड करी हुई है? 10% रिजर्वेशन प्रोवाइड करी हुई है। ओके, तो सबसे पहले बिल इंट्रोड्यूस होगा। वो जो बिल होगा या रेजुलेशन होगा, कोई एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा, वो लोकसभा में भी बिल इंट्रोड्यूस कर सकता है, राज्यसभा में भी इंट्रोड्यूस कर सकता है। बिल इंट्रोड्यूस हो गया, उसके बाद इस हाउस में इसके ऊपर डिबेट होगी
कि क्या इस बिल की खास बातें हैं, क्या क्या इस बिल में अच्छी बातें हैं और क्या क्या बुरी बातें हैं। फिर डिबेट होने के बाद पूछा जाएगा, डिबेट होने के बाद पूछा जाएगा कि कौन कौन से इससे एग्री करते हैं, कौन कौन से मेंबर इससे एग्री नहीं करते हैं। मान लीजिए एक हाउस में बिल पास हो गया, लोकसभा में बिल पास हो गया, फिर वो बिल एंटर जाएगा कहाँ पे, राज्यसभा में। यहाँ भी जितने भी मेंबर होंगे वो अपनी बात रखेंगे, वो बताएंगे कि इस बिल में क्या अच्छी बातें हैं, क्या बुरी बातें हैं, क्या रिजर्वेशन को आगे बढ़ाना चाहिए, क्या रिजर्वेशन इकोनॉमिक विकास सेक्शन के लिए ज़रूरी है, और कौन कौन से आर्टिकल में इसमें संशोधन करना है या अमेंडमेंट करना है। राज्यसभा में डिबेट के बाद फिर से वही प्रोसेस होगी कि उनसे पूछा जाएगा कि कितने जो मेंबर हैं वो एग्री करते हैं और कितने इसके खिलाफ हैं। फिर इसमें मेजॉरिटी का कॉन्सेप्ट आता है, ये हम देखेंगे पॉलिटी में मेजॉरिटी का, कि बिल कितने तरह की मेजॉरिटी के साथ पास किया जाता है। अगर सिंपल मेजॉरिटी है वो क्या है, स्पेशल मेजॉरिटी क्या है, और एब्सोल्यूट मेजॉरिटी क्या है। सिंपल मेजॉरिटी क्या है, जिससे बिल पास किया जाता है, स्पेशल मेजॉरिटी क्या है, जिससे बिल पास किया जाता है, और एब्सोल्यूट मेजॉरिटी क्या है। वो हर एक सब्जेक्ट है, मान लीजिए रिजर्वेशन का मुद्दा है, मान लीजिए फेडरल गवर्नमेंट का मुद्दा है, या कोई और मुद्दा है, तो उसके लिए अलग अलग मेजॉरिटी को कॉन्सेप्ट रहेगा। तो स्पेशल मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की हम देखेंगे कौन कौन से ये क्या है और किन किन मुद्दों में ये इम्पोर्टेंट रहती है। अपर हाउस में राज्यसभा में पास होने के बाद, दोनों हाउस में पास हो गया, आपका लोअर हाउस में पास हो गया, अपर हाउस में पास हो गया, फिर ये जो बिल जाएगा ये जाएगा प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट जब इस पे सिग्नेचर कर देंगे या असेंट प्रोवाइड कर देंगे, असेंट हो गया आपका सहमति, असेंट प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है, तो इस बिल किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, एक्ट में, कानून इसका बन जाता है। अब एक्ट बनने के अगर मान लीजिए यहाँ कोई दिक्कत आ गई, या जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो उस बिल को अच्छे से नहीं समझ पा रहे हैं, या बहुत ही टेक्निकल इशू है उसमें, तब एक और रूल आता है बिल के अंदर, पार्लियामेंट कमेटी। ये भी हम देखेंगे। पार्लियामेंट कमेटी क्या है, कितने तरह की ये कमेटीज़ रहती हैं, परमानेंट कमेटीज़ कौन सी हैं, एड हॉक कमेटी कौन सी हैं, ओके, और कौन कौन सी हमारी परमानेंट कमेटीज़ हैं, क्या क्या काम है इनका, कितने मेंबर्स हैं इनमें, किस में मैक्सिमम मेंबर आते हैं, किस में मिनिमम मेंबर आते हैं। ये इन्हीं जो एरिया है इन्हीं से हमारा क्वेश्चन बनता है। तो पार्लियामेंट कमेटी से हमने देखना है। फिर प्रेसिडेंट, जब बिल पास हो गए प्रेसिडेंट के पास चला गया, तो प्रेसिडेंट के पास क्या क्या ऑप्शन है। क्या मान लीजिए प्रेसिडेंट का मन है कि ये बिल प्रेसिडेंट को पसंद नहीं आया, तो क्या वो विद होल्ड कर सकते हैं, कौन कौन सी पावर है, इसको प्रेसिडेंट की पावर कहते हैं वीटो पावर। क्या विद होल्ड कर सकते हैं, या असेंट मतलब सहमति दे सकते हैं, या रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं, फिर से वापस भेज सकते हैं, या तो बिल को कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देंगे, कौन, प्रेसिडेंट मना कर देगा कि मैं रिस्पॉन्स नहीं दूंगा, या तो वो वापस भेज देंगे कि इस बिल को आप राज्यसभा या लोकसभा में फिर से उसको देखो, आप फिर से इसमें संशोधन करो, अमेंडमेंट करो, या तो फिर उसको सहमति दे देंगे। अगर सहमति दे देंगे तब तो वो बिल बन गया आपका एक्ट, कानून बन गया, और एक्ट बनने के बाद वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जाएगा। डिपार्टमेंट में जो ब्यूरोक्रेट्स होंगे वो उस पे स्पेसिफिक रूल्स बनाएंगे, रूल्स एंड रेगुलेशन।
एक्ट बनने के बाद डिपार्टमेंट के पास जाएगा, डिपार्टमेंट अपने अकॉर्डिंग रूल्स और रेगुलेशन बनाएंगे उस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए, उस एक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए। ओके, जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, ये जो एक्ट के बाद प्रोसेस चलती है, इसको सेकंड लेजिस्लेशन भी कहते हैं। एक क्वेश्चन भी बना हुआ है कि सेकंड लेजिस्लेशन क्या है। तो सेकंड लेजिस्लेशन क्या है कि रूल्स एंड रेगुलेशन है, उनको डिसाइड करते हैं जो डिपार्टमेंटल हेड है या डिपार्टमेंट वाले, तो वो जो प्रोसेस है उसको सेकंड लेजिस्लेशन कहेंगे। तो इस तरह से हमारा एक्ट बन गया। अगर रिकंसिडरेशन को भेज दिया तो फिर से जो अपर हाउस हमने देखा या लोकसभा हमने देखी, वो फिर से इसकी स्क्रूटनी करेंगे, समीक्षा करेंगे इस बिल की, और उसमें कुछ संशोधन करके या संशोधन ना करके, अमेंडमेंट करके या अमेंडमेंट ना करके वापस इसको प्रेसिडेंट को साइन करने के लिए या असेंट प्रोवाइड करने के लिए भेजेंगे। तो ये रिकंसिडरेशन का है। विद होल्ड जैसे पॉकेट वीटो हम पढ़ेंगे, डिफरेंट एब्सोल्यूट वीटो, पॉकेट वीटो, ये भी हम देखेंगे पॉकेट वीटो क्या है, कब किस प्रेसिडेंट ने इसका इस्तेमाल करा है, एब्सोल्यूट वीटो क्या है, ओके, वीटो कितने तरह के हैं, क्या क्या प्रेसिडेंट की पावर है लॉ को रोकने के लिए। ओके, तो ये सारी होगी हमारे बिल के बारे में, ये बात कर ली हमने। डायरेक्टिव प्रिंसिपल की बात कर ली, फंडामेंटल राइट की बात कर ली। ओके, पार्लियामेंट डिफरेंट टर्म्स है, वो जिस तरह से आपके पार्लियामेंट में किस तरह से वर्क होता है, ठीक है। इनिशियली जब सुबह स्टार्ट होता है तो कौन कौन से आवर होते हैं, जैसे क्वेश्चन आवर है, ज़ीरो आवर है, ओके, या जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनकी क्या क्या फॉर्म्स हैं, तो ये हम पार्लियामेंट्री टर्म्स में पढ़ेंगे। सेशंस में हम देखेंगे कि कौन सा सेशन सबसे लेंदी सेशन है, जैसे हम देखते हैं कि बजट सेशन या विंटर सेशन या मॉनसून सेशन, आपने उसमें न्यूज़ वगैरह में सुना होगा, तो इसमें हम सेशंस में ये करेंगे। कमेटी की हमने बात कर ली। और सेंटर स्टेट रिलेशन में मैंने बताया आपको, सेंटर स्टेट रिलेशन की बात करें, इसमें क्या देखेंगे हम, जैसे सेंटर में किसकी गवर्नमेंट है, मोदी जी की गवर्नमेंट है, या हम कह सकते हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट है। और अलग अलग स्टेट्स में, अब हिमाचल की बात करें, उसमें आ गई आपकी कांग्रेस। अब इसमें क्या है, आइडियोलॉजी डिफरेंस है। और उसी तरह वेस्ट बंगाल में, ममता बनर्जी हैं, पंजाब में आम आदमी पार्टी है, पंजाब में आम आदमी पार्टी है। तो सेंटर पे स्टेट किस तरह से डिपेंड है और कौन कौन से फैक्टर हैं, कौन कौन से एरिया ऑफ, हमने देखा कॉपरेशन है, कौन कौन से एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पे किस तरह से वो कोऑपरेट करते हैं, लेजिस्लेटिव पावर्स किस तरह से इन दोनों के बीच में डिवाइड है, और फाइनेंशियल पावर, फाइनेंशियल रिलेशंस इनके किस तरह से रहते हैं। जैसे आपने सुना होगा कोई भी स्टेट में अगर सेंटर ऑफ स्टेट में अलग अलग पार्टी आती हैं तो वो सेंटर से लोन की डिमांड करते हैं या पैसे की डिमांड करते हैं, तो वो फाइनेंशियल रिलेशंस में आया। या इसमें टैक्सेस, स्टेट के पास अपने स्टेट स्पेसिफिक एरिया में कौन कौन से टैक्सेस लगाने की पावर है, या आपकी जो स्पेशल चार्जेस हैं उनके लगाने की, या सरचार्जेस जिन्हें कहते हैं, उनको लगाने की स्टेट के पास पावर है। कौन कौन से जो टैक्सेस हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट लगा सकती है। जैसे हमने देखा कि जीएसटी का कॉन्सेप्ट है, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स आने से जो
मेन जो टैक्सेशन पावर है वो किसके पास चलेगी, सेंटर के पास। अब स्टेट की हमेशा ये डिमांड रही है कि उनका जो रिवेन्यू है, टैक्स से जो रिवेन्यू कैलकुलेट करते थे वो बहुत ही कम हो गया है। तो ये सारी चीज़ें हम फाइनेंशियल रिलेशन में पढ़ेंगे। कौन कौन से आर्टिकल इसमें इंपॉर्टेंट रहते हैं फाइनेंशियल रिलेशन में। एडमिनिस्ट्रेशन में किस तरह से जो आईएएस हैं या आपके जो स्टेट कैडर के हैं उनमें किस तरह से कोऑर्डिनेशन रहेगी, या जो वर्क है वो किस तरह से एग्जीक्यूट किया जाएगा। लेजिस्लेशन में किन किन एरिया में लेजिस्लेशन स्टेट बना सकती है, लॉ स्टेट असेंबली बना सकती है, या किन किन एरिया में जो सेंट्रल है वो स्टेट सब्जेक्ट पे किन कंडीशंस में कानून बना सकती है, कानून पास कर सकती है। जैसे इमरजेंसी का हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे। तो ये आपका जीएस का ये आपका जीएस का ओवरव्यू हमने देखा कि इस तरह से 3 सब्जेक्ट रहेंगे। कल से हम पॉलिटी को थॉरोली कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही कि हमने जो जीएस का पार्ट था उसमें देखा कि ज्योग्राफी में हम क्या करेंगे, हिस्ट्री में हम किस तरह से अप्रोच रखेंगे, और पॉलिटी में हम किस तरह से अप्रोच रखेंगे। तो तब तक मैंने जो कहा आपको कि ज्योग्राफी के लिए आप मैप स्टार्ट कर सकते हैं, और पॉलिटी के लिए जो हमारे नोट्स होंगे वो आपके लिए मोर देन इनफ रहेंगे। हिस्ट्री के लिए भी जो यहाँ पे क्लासरूम में कराया जाएगा उससे मैक्सिमम आपके जो एग्ज़ाम है उसमें आपको देखने के लिए मिलेगा। थैंक यू फॉर